देश के मुख्य न्यायाधीश ने न्याय व्यवस्था को लेकर बेहद अहम और गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद नहीं बननी चाहिए, यानी इस सक्रियता का इस्तेमाल राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक हथियार के तौर पर नहीं किया जाना चाहिए। क्या है यह न्यायिक सक्रियता और न्यायिक आतंकवाद किसे कहते हैं, साथ ही जस्टिस गवई की इस अहम टिप्पणी के मायने क्या है, समझिए इस रिपोर्ट से। मैं भूषण रामकृष्ण गवई कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। भारत में लोकतंत्र की मजबूती की बुनियाद जिन आधार स्तंभों पर टिकी है, उनमें न्यायपालिका अहम है। देश की न्याय व्यवस्था ने आजादी के बाद से अब तक अपने कई ऐतिहासिक फैसलों से लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत किया। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई की ताजा टिप्पणी इसकी एक मिसाल है। उन्होंने न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक आतंकवाद पर अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि न्यायिक सक्रियता कभी भी न्यायिक आतंकवाद या रोमांच नहीं बनना चाहिए। मौका था राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधेयक को मंजूरी देने की समय सीमा तय करने की सुनवाई का, जिस दौरान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई ने कहा कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद नहीं बनना चाहिए। जस्टिस गवई ने कहा कि न्यायिक सक्रियता जरूरी है। संविधान और नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए यह जरूरी है। जब कार्यपालिका और विधायिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है या संविधान के खिलाफ कानून बनाती है, तो न्यायपालिका को दखल देना पड़ता है। ये संविधान की तरफ से दी गई शक्ति का हिस्सा है। दरअसल न्यायिक सक्रियता या जुडिशियल एक्टिविज्म भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। भारतीय न्यायपालिका ने PIL यानी जनहित याचिका के जरिए न्यायिक सक्रियता को बढ़ावा दिया है। अदालतें अक्सर सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों और पर्यावरण संरक्षण जैसे मामलों में सक्रिय भूमिका निभाती रही है। सबसे पहले समझिए, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक आतंकवाद है क्या। न्यायिक सक्रियता का मतलब है न्यायपालिका के द्वारा कानून की व्याख्या और अनुप्रयोग में सक्रिय भूमिका निभाना। ये कभी कभी कानून बनाने या नीतिगत निर्णय लेने जैसा भी हो सकता है। यह शब्द आमतौर पर न्यायपालिका की तरफ से कानून लागू करने की पारंपरिक भूमिका से आगे बढ़कर सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों और सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने वाले मामलों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए 1970 के दशक में भारतीय न्यायपालिका ने आपातकाल के दौरान सरकार के कामों पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाई थी। 1980 के दशक में अदालतें बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम और पर्यावरण प्रदूषण जैसे मुद्दों पर सक्रिय रही। जबकि न्यायिक आतंकवाद शब्द का अर्थ जब न्यायपालिका का उपयोग राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक हथियार के रूप में किया जाता है, जिससे न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग होता है। इसमें न्यायाधीशों की तरफ से मनमानी, भेदभावपूर्ण, अन्यायपूर्ण निर्णय देना या कानूनी प्रक्रियाओं का दुरुपयोग कर किसी को परेशान करना या दंडित करना शामिल हो सकता है। न्यायिक आतंकवाद शब्द का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई सरकार अपने राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए झूठे आरोप लगाती है और न्यायपालिका का उपयोग करके उन्हें जेल भेजती है, तो इसे न्यायिक आतंकवाद का एक रूप माना जा सकता है। इसी तरह अगर कोई न्यायाधीश किसी विशेष धर्म या जाति के व्यक्ति के खिलाफ भेदभावपूर्ण फैसला देता है, तो इसे भी न्यायिक आतंकवाद माना जा सकता है। अब जस्टिस गवई ने एक तरफ न्यायिक सक्रियता को सराहा, लेकिन उसकी सीमाएं भी तय की, यानी ये सक्रियताएं इतनी ज्यादा ना हो कि वो आतंकित करे। अब समझिए किस मामले या किस संदर्भ में जस्टिस गवई ने यह अहम टिप्पणी की है। तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति को एक तय समय में उनके समक्ष पेश विधेयकों पर फैसला लेने को कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए विधेयक पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना होगा। अगर तय समय सीमा में फैसला नहीं लिया जाता है, तो राष्ट्रपति को राज्य को इसकी वाजिब वजह भी बतानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर काफी हंगामा हुआ।
राष्ट्रपति ने भी इस पर आपत्ति जताई और कहा कि देश के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं तो सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर ये फैसला दे सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट उस संदर्भ पर सुनवाई कर रहा है जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह जानने का प्रयास किया था कि क्या राज्य विधानसभाओं से पारित विधेयकों पर विचार करते समय राष्ट्रपति एवं राज्यपालों की तरफ से विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए न्यायिक आदेशों द्वारा समय सीमाएं निर्धारित की जा सकती है। केंद्र ने राज्यपालों और राष्ट्रपति को निश्चित समय सीमा में विधेयक को मंजूरी देने की बात का विरोध किया है। सरकार का कहना है कि इस निर्देश से संवैधानिक अव्यवस्था पैदा होगी। राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर फाइनल हस्ताक्षर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई समय सीमा के बाद राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से पूछे गए 14 सवालों के संदर्भ में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार कोर्ट से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि राजनेताओं को कमतर नहीं आंकना चाहिए, वह काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होते हैं। जिस पर सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हमने उनके बारे में कभी कुछ नहीं कहा है। हमने हमेशा कहा है कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद नहीं बनना चाहिए। यही वजह है कि गुरुवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निर्वाचित लोगों को काफी अनुभव होता है और उसे कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। साथ ही राजनीतिक मसलों का समाधान राजनीतिक तरीके से होना चाहिए, न्यायिक समय सीमा से नहीं। इसी पर टिप्पणी करते हुए सीजेआई गवई ने कहा कि हमने कभी भी निर्वाचित लोगों के बारे में कुछ नहीं कहा। मैंने हमेशा कहा है कि न्यायिक सक्रियता न्यायिक आतंकवाद नहीं बनना चाहिए। सीजेआई गवई ने पूछा कि अगर राज्यपाल बिलों को अनिश्चित काल के लिए रोक दे तो क्या कोर्ट शक्तिहीन रहे। सीजेआई समेत 5 जजों की बेंच इस अहम केस की सुनवाई कर रही है, जिसमें शामिल जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने कहा कि विधेयकों पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले की समय सीमा भले तय ना हो सके तो भी प्रक्रिया तो होनी चाहिए। दरअसल ऐसे मौके पहले भी कई बार आए जिसमें लगा सरकार और न्यायपालिका के बीच गतिरोध की बात कही गई, लेकिन इस मामले को केंद्र सरकार बनाम न्यायपालिका की बहस के तौर पर पेश करने के बजाय एक स्वस्थ न्यायिक बहस के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि हमारी न्यायपालिका वक्त के साथ और परिपक्व फैसलों के लिए विख्यात है। कितना भी शक्तिशाली शख्स हो, लेकिन किसी आम भारतीय से नाइंसाफी नहीं कर सकता। अगर ऐसा करने की हिमाकत की जाती है तो उसके सामने हिमालय सी चट्टान बनकर खड़ी है भारत की न्यायपालिका। भारत के इतिहास में कई ऐसे न्यायाधीश हुए जिन्होंने अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च मानकर उसे निभाया। वहीं वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भूषण राम कृष्ण गवई ने अपने फैसलों और निजी जीवन से देश को इंसाफ की डगर दिखाई। महाराष्ट्र के अमरावती में झुग्गी बस्ती वाले इलाके में जन्म लेकर देश के चीफ जस्टिस बनने तक बीआर गवई का जीवन भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। जस्टिस बीआर गवई ने 14 मई 2025 को भारत के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। इससे पहले वो 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। सीजेआई जस्टिस गवई ने अब तक कई ऐतिहासिक फैसले दिए हैं जो न्याय व्यवस्था में मील के पत्थर साबित हुए। जस्टिस बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के बाद से 300 से ज्यादा फैसले लिखे हैं और लगभग 700 बेंचों का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 को हटाने और चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने जैसे कई महत्वपूर्ण फैसलों में अहम भूमिका निभाई है। अनुसूचित जातियों के भीतर उप श्रेणियों पर भी सुनाया फैसला। बुलडोजर न्याय पर निष्पक्षता पर जोर दिया। न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक आतंकवाद पर जस्टिस गवई की ताजा टिप्पणी इस बात की गवाह है कि उनका कानूनी विद्वत्तापूर्ण ज्ञान सिर्फ किताबों के दायरे तक सीमित नहीं है, बल्कि इंसाफ की कसौटी पर नए विचारों को तौलना उनकी अनूठी खासियत रही। उनका संवैधानिक मामलों का गहरा ज्ञान देश की न्याय प्रणाली को और मजबूत करेगा। बीआर गवई ने कई ऐतिहासिक फैसलों से न्यायपालिका में लोगों के विश्वास को मजबूत किया और यह सफर जारी रहेगा।
दरअसल सीजेआई ने यह टिप्पणी तब की जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि निर्वाचित लोग अब सीधे जनता से संवाद करते हैं और जनता उनसे सवाल पूछती है। अब पहले वाला यानी कि 20-25 साल पहले वाला समय नहीं रहा। तब जाकर के सीजेआई BR गवई ने यह टिप्पणी की है। अब देखना होगा जब इस मामले में 26 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा तो मध्य प्रदेश सरकार की ओर से क्या कुछ दलीलें दी जाती है, क्योंकि तमिलनाडु और केरल सरकार ने पहले ही इन सवालों का विरोध जताते हुए इसे वापस करने की मांग की है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण।